नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी-खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, जय श्री राम के साथ में एक त्योहार जुड़ा है, वो है दीपावली और हम लोग का तो फ़ेवरेट है क्योंकि हम लोग को मौका मिलता है पटाखे छोड़ने का और पटाखे में एक बहुत प्यारा-सा पटाखा होता है, कहते हैं रॉकेट। तो उसके पीछे में आग लगा दी जाती है और जैसे ही आग लगता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, फट जाता है, फिर राख बन के नीचे आ जाता है। कुछ ऐसा ही आज की राजनीति में, भारत की राजनीति में केजरीवाल नाम का रॉकेट छोड़ा गया। 2012 में पीछे आग लगाई गई, बहुत तेज़ी से ऊपर उठे और बहुत जल्दी में थे और ऊपर जाके बहुत चमके भी, पूरे देश को दिखाई दिए, फट गए और अब राख बन के नीचे आ रहे हैं, पतन हो रहा है। इतनी जल्दी में क्यों थे केजरीवाल? क्या राजनीति इतनी ऐसे हो सकती है क्या? बाबा जी। सर, आप लोग भी पहले कई बार हम लोग इस मुद्दे को डिस्कस कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी मर्जी से राजनीति में नहीं आए हैं और अपनी मर्जी की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ही इज द स्टूज ऑफ द डीप स्टेट। वह डीप स्टेट द्वारा प्रायोजित, प्लांटेड डीप स्टेट की राजनीति कर रहे हैं और उनको डीप स्टेट ने ही प्लांट किया है इंडिया में। पिछले वीडियो में भी हम ये चर्चा कर चुके हैं कि डीप स्टेट किस प्रकार लोगों को पालता है और जब वो बहुत छोटे होते हैं तभी से पालने लगता है। तो अरविंद केजरीवाल को डीप स्टेट तब से पाल रहा है जब से ये बहुत छोटा एक सरकारी कर्मचारी था। अच्छा, इनकी रिक्रूटमेंट का भी एक बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। मेरे एक मित्र थे, वो वामपंथी जो इकोसिस्टम है उसमें वो बच्चों को कैसे रिक्रूट करते हैं, कैसे चिन्हित करते हैं, इसका उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका मुझे बताया था। कहते हैं ये स्कूलों में जाते हैं और छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं वाले बच्चों को के निबंध या डिबेट्स आयोजित करते हैं, निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें छोटे छोटे पुरस्कार होते हैं, 1000, 2000, 5000 के। जैसे फेमिनिज्म पे कोई टॉपिक दे दिया, सेक्युलरिज्म पे कोई टॉपिक दे दिया, तो जिन बच्चों ने स्वाभाविक रूप से नेचुरल, जिनका रुझान इन टॉपिक्स की तरफ लगता है और जो कि भारत की पुरातन व्यवस्था को गरियाते हुए नजर आते हैं अपने भाषण में या अपने लेख में, अपने निबंध में, उनकी कापियां चिन्हित कर ली जाती कि ये बच्चे हैं और वहां से इनकी ग्रूमिंग शुरू होती है। इसके बाद जो कॉलेज में जो एंट्री लेवल होता है, फर्स्ट ईयर, वहां से रिक्रूटमेंट इन्हीं टेक्निक से शुरू होता है। लड़के लड़कियों को चिन्हित किया जाता है और फिर उनके अंदर उनके विचारों को दूषित करके, उनके थॉट प्रोसेस को दूषित करके, उसको प्रभावित करके अपने खेमे में लाया जाता है और उनको एनीथिंग विच इज पुरातन, एनीथिंग विच इज सनातन, एनीथिंग विच इज इंडियन, भारतीय, भारतीयता, सनातनी है, उससे अपोजिट दूर ले जाया जाता है और मानसिक रूप से भ्रष्ट करके उसको दारू, सिगरेट, सस्ते नशे, ओपन सेक्स इत्यादि प्रलोभन देकर अपने गिरोह में फंसाया जाता है। और जब ये लोग डीप स्टेट के हत्थे चढ़ जाते हैं तो फिर उसमें पैसा, फंडिंग, एनजीओ बाजी, खुले हाथ से पैसा बांटना और फिर भारत स्टेट, सरकार, राज्य, समाज, व्यवस्था, हमारी जो धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था है, उसके खिलाफ तैयार करना। और ये एक पूरा इकोसिस्टम है
जिसमें मेधा पाटकर जैसे लोगों का सिर्फ एक रोल है कि भारत में आने वाली हर बड़ी अच्छी परियोजना को सबटाच करो। कोई भी काम अगर भारत में बड़ा होने जा रहा है उसको सबटाच करो, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन अभियान चलाओ। ये किसान आंदोलन इसी का एक हिस्सा था। और ये सब लोग इनके तार साथ में जुड़े होते हैं। फिर जो डीप स्टेट है वो इसमें बहुत सारे, जैसे गोजर की 100 टांग होती है ना, तो डीप स्टेट की भी 100 टांगे हैं। खालिस्तानी उनमें से सिर्फ एक टांग है। तो सर केजरीवाल को डीप स्टेट ने बकायदा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में उस वक्त प्लांट किया जब भारत में बहुत ज्यादा निराशा थी यूपीए 2 को लेके। यूपीए 2 का भ्रष्टाचार बहुत तेजी से उजागर हो रहा था और जनता में बहुत ज्यादा हताशा निराशा थी। तो उस समय जो है केजरीवाल को प्लांट किया गया। वो तो भारत की बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि उसी दौरान संघ का एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था, उसका भी पैरेलल उदय हो रहा था। आप याद कीजिए 2011 में एक तरफ अन्ना का आंदोलन, 2011-12 में अन्ना का आंदोलन और केजरीवाल का इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था, साथ साथ मोदी जी भी चल पड़े थे गुजरात से, याद है ना? बिल्कुल। सर ये भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि मोदी जी ऐन मौके पर इनके पूरे प्लान को सैबोटाज करने के लिए अवतरित हो गए। और भारत का सौभाग्य ये रहा कि भारत की जनता ने मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ भारत की सत्ता सौंप दी और मोदी डीप स्टेट के रास्ते में खड़े हो गए। तो ये तो था इनके उत्थान की स्टोरी। अच्छा, जब इनका उत्थान हुआ ना सर, तो इनको एक बात पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गई कि भारतीय राजनीति को भी मैगी की तरह 2 मिनट में पकाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पंजाब में इनका नाम लेवा तक कोई नहीं था। आम आदमी पार्टी से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब था, मैं भी अन्ना वाली टोपी पहन के जब सब लोग घूम रहे थे, पंजाब में कोई नाम तक नहीं ले रहा था। और विद इन 3 मंथ्स पंजाब के बच्चे बच्चे के मुंह पे झाड़ू 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 केजरीवाल 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 हो गई। तो ये जानते हैं समर्थन कहां से आया था? ये कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के गुरुद्वारों से, हिंदुस्तान के गुरुद्वारों के थ्रू पंजाब के बच्चे बच्चे के मुंह तक पहुंचा था। तो डीप स्टेट और इसको लगा कि यार ये तो बहुत आसान है, मतलब आप तो रातों रात, मतलब 15 दिन में आपका एक बहुत जबरदस्त वोट बैंक एक स्टेट में तैयार किया जा सकता है। जी सर, तो अगर ये तेजी में रहे तो इसमें इनकी क्या गलती? इनको इनको तो सफलता मिल रही थी ना तेजी से। ये दिल्ली के जनमानस पर छा चुके थे। दिल्ली में पहली बार मतलब पार्टी बनाने के 1 साल के अंदर या 4-6 1 साल के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें 32 सीट जीत चुके थे दिल्ली जैसे राज्य में। और वो भी स्वयं इन्होंने शीला दीक्षित जैसी बड़ी नेता को हराया था। और इनका चर्चा पूरे देश में था। आप कह रहे हैं इनकी चर्चा मीडिया ने में इनका स्थान, मीडिया ने सर कभी क्या हेमंत सोरेन को उतना स्थान दिया? क्या छत्तीस रमन सिंह को उतना स्थान दिया? ये लोग 15-15 साल के सीएम थे 2012 में भी। शिवराज सिंह चौहान को क्या इतना स्थान दिया? पर मीडिया ने कभी केजरीवाल को जो स्थान दिया वो कभी इन लोग को नहीं दिया। तो मेरा कहना है कि सर जो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसमें इस आदमी की मानसिकता की क्या गलती है अगर ये तेजी से बढ़ना चाह रहा था? क्योंकि ये तो सफलताएं पा रहे थे लगातार। सर ये तो बढ़ ही नहीं रहा था, ही वॉज रिमोट कंट्रोल्ड बाय द डीप स्टेट ना, ये खुद तो कुछ वो तो कर ही नहीं रहा था। एक मिनट, नहीं, खुद नहीं कर रहा था। जनता में तो स्वीकार्यता आ गई थी ना, भारत की नहीं जनता नहीं में नहीं, स्वीकार्यता इनकी आ स्वीकार्यता गई थी आई जी। नहीं थी, लाई गई थी। आप भूल रहे हैं 2014 जी के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी ने ऊपर से राज्यों को जीतना शुरू किया था, अगर आप याद करें तो। और जब हरियाणा में भी
अप्रत्याशित सफलता भाजपा को मिल गई। और जब दिल्ली का चुनाव आया तो डीप स्टेट ने कांग्रेस को यह समझाया कि देखो, हमारे योजना में मोदी नाम का एक ये फच्चर फंस गया, और ये तो अश्वमेध का घोड़ा है, ये तो राज्य दर राज्य जीतता जा रहा है। तो इसको अगर दिल्ली में नहीं रोका तो फिर इसको आगे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डीप स्टेट ने कांग्रेस को यह समझाया कि अपना वोट केजरीवाल को देकर, केजरीवाल को जिताकर मोदी को रोकना पड़ेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कांग्रेस, जो कि 24 से लेके 26% वोट की पार्टी थी, मुझे आज भी याद है, मैंने इस पे चूंकि बहुत सारे लेख लिखे हैं, कि दिल्ली में कांग्रेस 26 से 28% की पार्टी थी, और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया था, जो कि पहले बाइपोलर होता था। तो डीप स्टेट ने कांग्रेस को यह समझाया कि अगर तुम अपना वोट आम आदमी पार्टी को नहीं दोगे, अच्छा, वो आम आदमी पार्टी को भी तो यह समझा सकते थे ना, क्या है, तुम रुको जी, कांग्रेस पुरानी प्लेयर है, मोदी के अश्वमेध के घोड़े को रोकने के लिए दिल्ली में एक काम करो, तुम अपना वोट ट्रांसफर करो। और कांग्रेस को ये घोड़ा, मोदी का जो घोड़ा है, जो हरियाणा जीत चुका था, इफ यू रिमेंबर, इसको दिल्ली में रोको। इन्होंने कहा नो, इन्होंने कांग्रेस को कन्विंस किया कि तुम अपना वोट केजरीवाल को ट्रांसफर करो। और आपको याद होगा, आप आंकड़ा, अच्छा अवनीश भाई बैठे बैठे जरा आंकड़ा निकाल लीजिए कि जब पहला दिल्ली का इलेक्शन केजरीवाल ने जीता है तो तीनों पार्टीज का वोट परसेंटेज क्या था। मुझे अच्छी तरह याद है, 26% से कांग्रेस 8% पे आ गई थी, 28 से 8 पे आई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र, दोस्त, रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बताया था कि अंतिम दिन, चुनाव वाले दिन, कांग्रेस के खुद प्रत्याशी और कार्यकर्ता सभी कांग्रेसी वोटर्स को बोल रहे थे झाड़ू 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 झाड़ू। कांग्रेस ने बूथ के सामने खड़ा होकर अपना वोट केजरीवाल को दिलवाया था, जिससे कि मोदी को दिल्ली में रोका जा सके, और सक्सेसफुली इन्होंने रोक लिया, पर सीटें सिर्फ 32 आई। सर, इसका मतलब था कि इट वॉज बीइंग रन बाय द डीप स्टेट, ऑल द डिसीजंस वर बीइंग टेकन बाय द डीप स्टेट। केजरीवाल को, अच्छा, मैं कहता नहीं हूं कि इनकी मांग में जो सिंदूर लगाया वो उधार का है। दिल्ली में भी डीप स्टेट ने इनके लिए 20% वोट का इंतजाम किया, और पंजाब में भी डीप स्टेट ने इनके लिए खालिस्तानी वोट तैयार किया, प्लस कुछ फ्रीबीज, कुछ पंजाब में बड़े लोक लुभावन मुहावरे, लोक लुभावन नारे कि हम तो पंजाब में तो सर कैप्टन अमरिंदर जी की चलती हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करके कांग्रेस पार्टी को तोड़कर ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के अंदर कर दी गई कि अंततः लोगों को कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो गया, या उन्होंने भी वही काम किया जो दिल्ली में किया। मैं अवनीश सर से पूछना चाहता हूँ एक सवाल। सर, राहुल रोशन जी की किताब है ऑफ इंडिया के जो सर्वे सर्वा है, उनकी किताब है संगी हूं नेवर वेंट टू अ शाखा। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी कि आम आदमी पार्टी इज कांग्रेस पार्टी विदाउट द बैगेज ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पीठ पर जितने बेताल टंगे हुए हैं, और आपने जैसा बताया बाबा जी ने कि सन 2009 से 10 से सारे भ्रष्टाचार के सारे आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे, तो क्या आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी रास्ता और मतलब वही काम, वही हरकतें, वही नीयत, वही चरित्र, वही सब कुछ वही कांग्रेस वाला ही, बट नए चेहरों के साथ और नए कलेवर में, और जैसे छिपकली अपनी पूंछ काट के छोड़ के भाग जाती है, वो नई छिपकली हो जाती है, तो वैसे ही कांग्रेस का जितना बैगेज था वो कांग्रेस से हट गया। पंजे के साथ जितनी इमेज चिपकी हुई थी भ्रष्टाचार की, झाड़ू के साथ वो नहीं चिपकी थी 2012, 13, 14, 15 में जब भी वो जीते हैं। तो क्या आप वैसे देखते हैं क्या अवनीश सर कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी के इस उत्थान को? जी देखिए, तो उत्थान नहीं था, ये बड़ी एक स्मार्ट प्लेसमेंट होती है। होता क्या है कि जब किसी एक ऐसी दुकान जो कि चले ना, और हो कि साहब इसकी इमेज गिर गई है, मिठाई की दुकान, आपने लाला की मिठाई की दुकान की बात की, तो चलिए उसी का उदाहरण ले लें। 2-4 छापे उस पर फूड डिपार्टमेंट के पड़ गए हो, नकली खोआ, नकली मावा,
ये सब हो गया हो, तो ऐसे में करता क्या है, आपको पता है कि सबसे सियाना बनिया क्या करता है, मोहल्ला बदल देता है, बाजार बदल देता है, और वहां पर जाके वो दूसरे नाम से शहर भी कई बार बदल देता है और दूसरे नाम से वो व्यापार शुरू करता है। कांग्रेस यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद, देखिए कांग्रेस ने इस देश पर 65 साल राज किया है। उसको पता है कि ये कितना बेचारा देश है जिस पर बड़े आराम से 65 साल अत्याचार करते हुए भी राज किया जा सकता है। कांग्रेस ये समझ चुकी थी यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद कि अब हमारे लिए कोई तीसरा टर्म इस कंटिन्यूटी में नहीं है। और एक चीज और बताएं, हम भारत की राजनीति में लगातार इंदिरा और नेहरू, इंदिरा के नेतृत्व में वो लगातार लंबी लंबी सरकारें देखने के बाद फिर जनता पार्टी और उसके बाद फिर तमाम राजीव गांधी के समय में झोल मोल, कोई चंद्रशेखर तो कोई फलाने तो कोई देवगौड़ा तो कोई आई के गुजराल, ये सब देख चुके थे। तो ये 2 टर्म के बाद किसी को तीसरे टर्म में भी सरकार दे सकती है इस देश की जनता, ये उस समय कांग्रेस नहीं सोच पा रही थी और देश भी इस बात के लिए तैयार नहीं था उस समय तक। ये अलग बात है कि आज जब आप बैठे हैं तो 2014 के बाद 2019 और 2024 में विपक्ष बोल रहा है कि नहीं 400 नहीं आएंगे, बहुमत तो वो भी दे रहा है। तो ये कम से कम जनता की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी मैं कहूंगा, और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा निर्वाचन की गंभीरता, ये उस समय तक नहीं थी। तो कांग्रेस के जो पीछे बैकिंग है, कांग्रेस हमेशा बैक बाई, ठीक है, आप कोई उसको डीप स्टेट कह रहा है, कोई भी उसको फॉरेन ताकतें कह रहा है, सोनिया गांधी के परिप्रेक्ष्य में उसको चर्च भी कहा जाता है, वेटिकन भी कहा जाता है, ये सब चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये एक जो भी टर्म ले लें, उन लोगों ने एक मॉडल प्लान किया कि साहब मनमोहन सिंह के 2 टर्म के बाद एक छोटा सा प्रेशर कुकर वो पैदा करना पड़ेगा जो आके यहां बैठ जाए। याद कर लीजिए किस तरीके से राजीव गांधी ने यही काम किया था, आई के गुजराल से लेकर इन तमाम सरकारों के बीच समर्थन दिया और समर्थन खींच भी लिया। कांग्रेस उसी जुगत में, कांग्रेस के जो बैकर्स हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल नाम के एक फुतड़ू को बाकायदे प्लेस किया, पहले सेलेक्ट किया एनजीओ के दौरान, जिस तरीके से ये, क्योंकि वो कनेक्शन आप किसको सेलेक्ट करते हैं, जिसको थोड़ा बहुत जानते रहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं ना। तो फोर्ड फाउंडेशन के साथ ऑलरेडी ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदा तमाम फॉरेन एनजीओ के साथ पहले से ही काम कर रहा है, तो ये निगाह में पहले से ही था। और ये हुआ कि चलो लाओ इसके साथ देश का हलाला करा दिया जाए। मैं जानबूझ के ये टर्म कह रहा हूं, इस देश के साथ कांग्रेस ने कितने घृणित मजाक किए हैं कि 2 टर्म के बाद अगर यह देश लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस की सरकार को तलाक दे दे तो फिर कैसे आया जाता है। इस देश के लोकतंत्र के साथ जो हलाला किया राजनीतिक कांग्रेस ने, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और उसका गिरोह। इनकी मंशा थी कि 60-1.5 साल उस प्रेशर में एक हल्का सा प्रेशर निकल जाएगा, ये एक राजनीतिक प्रयोग देश पर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम वापस चले आएंगे। ये वही हलाला है कि उसके बाद 3 तलाक के बाद धड़ाक से दूसरा हलाला करा लो, उसके बाद फिर उसी हस्बैंड के साथ वापस चले जाओ। ये सत्ता के साथ खेल रही थी कांग्रेस, खेलने का प्रयास कर रही थी। उसे संभवतः यह नहीं पता था, या इस देश का ये प्रारब्ध कह लीजिए, कि कोई नरेंद्र मोदी, कोई संघ, कोई भाजपा कहीं बैठ के एक ऐसी तैयारी कर रही थी कि उसने तो 3 तलाक को असंवैधानिक कर दिया, तो हलाला भी असंवैधानिक हो गया। असली वाला राजनीतिक हलाला तो अब देश कर रहा है कांग्रेस का। जी नहीं, मैं आपकी अवनीश भाई, संदीप भाई, मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, पॉइंट आउट करना चाहता हूं। शुरू में जब तक मोदी पिक्चर में नहीं थे तो केजरीवाल की तोप का मुंह किस तरफ होता था, जब वो खड़ा होकर 32 लोगों के नाम गिनाता था, उसमें शीला दीक्षित, कलमाडी, शरद पवार, मुलायम, लालू, मायावती, सोनिया, लालू, मुलायम। सर सोनिया का नाम लेने वालों में से पहला आदमी था वो। सर ऐसे सभी लोग जो तीसरे टर्म में सत्ता कहीं रखते हो, क्योंकि वो उस समय बीजेपी को तो कहीं दूर दूर तक रेस में मानते ही नहीं थे ना। ये अवनीश भाई आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, इसलिए मैं रेफरेंस बता रहा हूं कि जब यूपीए 2 की बदनामी और अराजकता
का लाभ उठाने के लिए केजरीवाल को प्लांट किया। तब तक मोदी पिक्चर में नहीं थे, मोदी तो सीएम थे गुजरात के, और भाजपा सिर्फ गुजरात में दिखाई देती थी या एक दो स्टेट्स में दिखाई देती थी। भाजपा को तो कोई प्रोस्पेक्ट दिख ही नहीं रहे थे। लोगों को क्या मालूम था कि मोदी नाम का एक आदमी आएगा और इतना प्रचंड विराट व्यक्तित्व लेके आएगा कि अचानक बीजेपी को नीचे से उठा के फर्श पे पहुंचा, अर्श पे पहुंचा देगा, फर्श से। और यही तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है बाबा जी, उस वक्त इनकी तोप का मुंह था कनिमोई और डी राजा और शीला दीक्षित। आज इसकी तोप का मुंह मोदी की तरफ है और वो उन 32 लोगों के साथ हाथ में हाथ लेके खड़ा है। आज तो सिर्फ आज नहीं करते हुए कांग्रेस नजर आती है। नहीं सर, ये तो प्रयोग अपनी असफल सर हो गया ना। एक सेकंड सर, दिल्ली में अपनी 49 दिन की सरकार को त्याग कर, इस्तीफा देकर ये सिर्फ एक काम के लिए निकला था, वो था बनारस में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने गया था ये। हाँ, मतलब देख लीजिए अचानक कैसे तोप का मुंह बदला है। जी अवनीश भाई। सर बात समझिए ना, कोई मशीन एक मैकेनिकल में एक मशीनों का एक कैटेगरी होती है एसपीएम, स्पेशल पर्पज मशीन। वो कोई स्टैंडर्ड मशीन नहीं होती, वो बस एक ही काम कर सकती है। ऐसा नहीं कि उससे आप कुछ दूसरा, वो स्पेशली मेड कस्टम मेड होती है। यह व्यक्ति बना ही था कांग्रेस के प्रति जो भी अलोकप्रियता हो, जो भी गुस्सा हो, जो भी नेगेटिविटी फैली हो, उस जगह को जाके कैटर कर ले। तो जैसे ही 2014 में मोदी दिखे संभावनाओं वाले कि आगे अब ये संभावित है, और तब तक काफी अच्छे से अग्रेसिव तरीके से बीजेपी आ चुकी थी गोवा में मोदी के अनाउंसमेंट के बाद। और एक चीज और देखिए, तो ये तुरंत पहुंच गया बनारस। तो बनारस इसलिए जहां जहां जो भी कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में था, अरविंद केजरीवाल की शुरुआती राजनीतिक सारे मूव आप देख लीजिए, दौड़ दौड़ के वहां पर जाके कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होते हुए दिखाना है, लेकिन काम कांग्रेस का करना है। अब यहां पर एक चीज और देखिए कि ये देश कितना पॉलिटिकली मैच्योरनेस की तरफ, पहले ही हम बार बार क्रेडिट देते हैं कि 2014 के बाद बड़ा पॉलिटिकली मैच्योर हो गया मतदाता से लेके पूरा देश। लेकिन आप ये देखिए, ये वही बीजेपी है ना कि गोवा में नरेंद्र मोदी की अनाउंसमेंट के ठीक पहले तक ऐसा लगता था कि आप ही ने कहा कि गुजरात में हल्का फुल्का सुनाई देती थी, लेकिन जैसे ही एक सक्षम नेतृत्व का चुनाव पार्टी ने किया, चूंकि देश भर में काडर था, पैन इंडिया काडर था, रातों रात भारतीय जनता पार्टी में जान आ गई और वहीं से चरित्र बदलने पर मजबूर हुआ अरविंद केजरीवाल। चूंकि प्रयोग असफल हो चुका था, नरेंद्र मोदी आ चुके थे, अरविंद केजरीवाल नाम का एसपीएम काम नहीं आया था, उसके बाद नेचुरल है कि वो जिस काम के लिए बना था उसी के लिए वो फिर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल शक्तियों का एक प्रयोग था जो कांग्रेस के प्रति उपजे गुस्से को ठंडा करके तीसरे टर्म को, वही मैंने कहा था, वही हलाला टाइप, साल 6 महीना और उसके बाद सरकार गिरा के कोई टेढ़ी मेढ़ी सरकार चंद्रशेखर टाइप की बनवा देते कांग्रेस, और केजरीवाल उसमें काम आ जाता। केजरीवाल चूंकि मैनेज्ड था और जानने पहचानने वाले था, आक्रामक था, हर तरह की घटिया, हर तरह की एक्टिंग कर सकता था, तो इसलिए बहुत काम की एक एसपीएम बनाई थी। लेकिन वो एसपीएम हो गई फेल और नरेंद्र मोदी आ गए, ये देश का प्रारब्ध था। और यही वजह है कि इतना घटिया और इतना शार्प आदमी केवल 10 साल में नंगा हो रहा है। एसपीएम फेल नहीं हुई सर, नरेंद्र मोदी बीच में आ गए। मैंने वही कहा हो गया कि नरेंद्र मोदी नाम का एक आदमी आ गया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अवनीश जी ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी, और मतलब अपने जो इन्होंने एक तुलना की कि केजरीवाल हलाला वाला जो प्रक्रिया से आपने 3 तलाक से, कि जनता ने कांग्रेस को 3 तलाक देने का मूड बना लिया था, तो कांग्रेस को वापस आना था, या कांग्रेस को पता था कि जनता को अब 3 तलाक देना है, हटाना है थोड़ी देर, तो हलाला आपने इतना बढ़िया रूपक खींचा है कि, और जो बाबा जी भी कह रहे हैं, ये रूपक इसलिए है क्योंकि वोट बैंक दोनों का वही है, उस वोट बैंक की हरकतें भी वही है, तो इसलिए वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हरकतें भी वैसी ही हैं जो उनका वोट बैंक है। खैर,
इसमें बाबा जी जो कह रहे हैं कि मोदी जी की सफलता, तो ये तो जनता की समझ थी कि उसने अपनी घर वापसी कर ली और वो 3 तलाक हलाला की प्रक्रिया से निकलकर वापस सनातन मोड में आ गई, वापस हिंदू हो गई, घर वापसी कर ली मोदी जी के नेतृत्व के अंडर में। और वो भाई कोई कैसे कह सकता है, मैं इसीलिए यहाँ 2 लोग का 4 लोग बिल्कुल का घर वापसी कराना इतना मुश्किल है, यहाँ पूरी जनता की घर वापसी हो गई मोदी जी के मैं माध्यम से, इसीलिए कह भाजपा रहा के उदय हूँ से। मैं इसीलिए कह बाबा रहा जी हूँ कि जी जनता को धन्यवाद दीजिए कि उसने सिर्फ 2014 में मोदी जी को चुन लेने के बाद पॉलिटिकल मैच्योरनेस नहीं दिखाई है, उसने पहले ही दिखा दिया। उधर गोवा में हाँ एक समर्थ नेतृत्व दिया, विकल्प हम्म दिया, और जनता ने हम्म हाथों हाथ ले लिया, और भारतीय जनता पार्टी जी एक झटके में पूरे देश में सक्रियता से और क्या एग्रेसिव मैं तरीके से 2014 के नहीं नहीं लोकसभा नहीं चुनाव नहीं, में दिखने लगा। आप थोड़ा सा, आपने कान को थोड़ा सा गलत साइड से घुमा के पकड़ लिया। भाजपा के नेतृत्व में कुछ लोग नहीं समझ रहे थे जनाकांक्षा, पर कुछ लोगों ने समझ ली थी और उन्होंने भाजपा नेतृत्व को समझाया कि अरे प्रबल जनाकांक्षा है मोदी के लिए, जनता पहले मूड बना चुकी थी, इसलिए मजबूरन राजनाथ ये और जेटली ने सुषमा ठीक है, स्वराज और ये बीजेपी की इंटरनल अडवाणी को पॉलिटिक्स हो गई, हम उस पर नहीं बिठाया, जा रहे। मैं क्योंकि बिल्कुल ठीक है, जनता ये का मूड बीजेपी की पहले, जनता ने पहले मूड बना लिया था मोदी के लिए। परिवर्तन के लिए बनाया था। मैं यहाँ थोड़ा सा हाँ देखिए देखिए किसी कैंडिडेट का, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का चुनाव करना ये बीजेपी का इंटरनल मैटर था। जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया था और इसको सबसे अच्छा भांपा कांग्रेस ने, और तब केजरीवाल पैदा किया उसके गिरोह ने। सर देखिए, एक छोटी सी बात, आपने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया था, जनता ने कांग्रेस से भी परिवर्तन का मूड बना लिया था और जनता ने भाजपा के 2009 के प्रधानमंत्री कैंडिडेट श्री आडवाणी जी से भी परिवर्तन का मूड नहीं नहीं बना नहीं लिया नहीं नहीं था। नहीं मैं नहीं नहीं, हाँ, मुझे मुझे लगता है कि हमें हमें उसकी विवेचना में नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं फिर नहीं नहीं, कह रहा हूं, मैं फिर कह मैं रहा हूं, कह रहा हूँ ये बहस जन दूसरी है कि कौन अगर पार्टी मोदी जी कैसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने, ये दूसरी बहस है भाई, हाँ हाँ ठीक है, इसको मान ऐसे लिया नहीं, मान कंपेयर लिया। नहीं कर। अच्छा अब आगे सुनिए, मैं मैं बाबा जी बहस से को सवाल अब पूछना, बाबा जी बस अपने एक मूल छोटा सा विषय सवाल, रुकिए, मूल विषय पे ही। संदीप भाई, बहस को मैं अपने मूल विषय की तरफ वापस ले आता हूं जी कि केजरीवाल वॉज एक्टिंग लाइक, वो है ना, मैन इन ओल्ड मैन इन अ हरी, जिसको रातों रात पूरे घर के बल्ब बदल देने थे और रातों रात पूरे देश ये में बताओ बदलाव। तो 2014 म्यूट कर में लीजिए सर, अवनी सर म्यूट कर लीजिए। 2000 2014 में 300 कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा था? 350, 324, 325। 340 सीटों पे चुनाव लड़के सर वो डीप, ये ऐसा एक बार बताऊं, ये ही वॉज गेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम द डीप स्टेट, ये डीप स्टेट की प्लानिंग थी, और तब तक भी उसको अंदाजा नहीं था कि ये वाकई मोदी जो है वो अपने बल पे पूरा बहुमत लेके आ रहे हैं। नहीं तो डीप स्टेट की प्लानिंग तो यही थी कि 2014 का चुनाव उसको केजरीवाल को ही जितवाना था। वो तो मोदी जी, मैंने कहा ना, बीच में आ गए। अब क्या है सर, अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं कि आज जो केजरीवाल का पतन इतनी तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे हमें, मैंने इसको ऐसे एनालाइज किया है कि किसी एक स्टेट को कॉन्कर या उसको जीतने में भाजपा कम से कम 10 से 15 साल लगाती है। भाजपा 15 साल जब एक स्टेट पे काम करती है, तब जाके उस स्टेट को जीतने के लिए फिर फाइनली चुनाव लड़ती है। पहले 15 साल का होमवर्क होता है। केजरीवाल का ये जो टाइम है ना, ये 15 महीने का है। केजरीवाल 15 महीने में स्टेट जीत लेना चाहता है। इसके लिए इसको कहां से, क्योंकि इसको हमेशा वोट बैंक पका पकाया मिलता है, जो कि डीप स्टेट के कहने पे रातों रात ट्रांसफर होता है। फंडिंग इसको पकी पकाई मिलती है, और चूंकि इसको 15 साल का काम 15 महीने में करना होता है, इसलिए इसके मीडिया का काम, पूरा समर्थन मिलता है। हाँ, तो डीप स्टेट के जितने भी वो विभाग होते हैं, वो सब इसके फेवर में काम करते हैं। तो ये जो स्वाति मालीवाल वाला प्रकरण आया है ना सर, इसमें भी अगेन अड़चन रोड़ा कौन बना? मोदी। पता है क्यों? क्योंकि आज तक 70 साल तक इस देश की परिपाटी क्या रही
कि मुंह जबानी खर्च करते रहो, आलोचना करते रहो, भ्रष्टाचार की आलोचना करते रहो, पर चलने दो सिस्टम को उसी तरह। खाली मुंह जबानी खर्च करके एक कोरम पूरा करते रहो, परंतु भ्रष्टाचार को न रोकना है, न किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ना है। मोदी ने सूरत में व्यवस्था लागू करती कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अदरवाइज एक बात बताइए, 300-350 करोड़ का एक्साइज घोटाला की तरफ आंख बंद कर लेना कितना बड़ा काम था? या क्या 350 करोड़ के घोटाले इससे पहले देश में नहीं हुए? आप बताइए। वो मधु कोड़ा सर, था, वो मैं अवनीश सर से, मधु कोड़ा सिर्फ 6 महीने में ना 12,000 करोड़ का घोटाला कर दिया था, या 6,000 करोड़ का? जी। ये एक, सर मैं एक बात बता रहा हूँ बाबा जी, ये एक विषय है ना जिसपे हम लगातार बात कर सकते हैं, पैरेलल्स देख सकते हैं कि केजरीवाल की तेजी और भाजपा का ठहर कर जमीन पर एक एक चीज पर काम करना, एक एक सीट पे 10-10 साल देना। स्मृति ईरानी हार जाती हैं, फिर भी वो लड़ती, अब वो वहां कार्य करती हैं। वो स्मृति ईरानी मॉडल एक अलग निकला है कि भाई एक सीट हार गए कोई बात नहीं, लगे रहो, फिर 19 में जीतती हैं। निरहुआ का भी यही प्रयास था, जब हारे 2019 तो उसके बाद लगे रहे, फिर उपचुनाव जीते, और भी ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं। तो धैर्य भाजपा का और केजरीवाल की जल्दी, ये अपने आप में एक बहुत पैरेलल्स और इसको कंपेयर करने वाली बात है। अवनीश सर, आपसे आपका क्लोजिंग कमेंट लेंगे और उसके बाद हम इस चर्चा का समापन करेंगे, और ये चर्चा इसको हम वृहद रखेंगे। आज हमारा थोड़ा विषयांतर हुआ, पर वी विल स्टिक टू दिस थॉट, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे पीछे का बहुत कुछ बचा हुआ है जिसके माध्यम से कंपैरिजन हमें करना ही करना है। अवनीश सर, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, ऐसा है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया न होता, और उसके बाद एक पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इलेक्शन में एग्रेसिव तरीके से अपने पूरे नेटवर्क के साथ ना आ गई होती, तो फिर वही प्रेशर कुकर की सीटी के तौर पर अरविंद केजरीवाल प्लेस किया जा चुका था। ये प्रयोग, अच्छा एक चीज आप लोग कह रहे थे ना कि इनको एक्चुअली जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया था, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जनता परिवर्तन का मूड बना के उसके बाद विकल्प के बारे में देखती है, और यही कारण है कि मोदी के 2 टर्म के सामने बार बार ये सवाल इनके साथ यही खड़ा हो रहा है कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है। हालांकि अब ये लोग उसका दाएं बाएं से कहते हैं, तो जनता ने ये देख लिया था कि बदलाव करना है। अब उसी जनता को फंसाने के लिए अरविंद केजरीवाल नाम का एक फुतड़ू जो है पैदा किया गया था जी। लेकिन प्रारब्ध कहिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ये अच्छा निर्णय कहिए कि नरेंद्र मोदी जी के पास गुजरात मॉडल था। नरेंद्र मोदी जी स्वयं काम करके 3 टर्म दिखा चुके थे, मुख्यमंत्री के रूप में सक्सेसफुल दिखा चुके थे, इसलिए जनता ने हाथों हाथ ले लिया। अब हो क्या रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसी टाइप का उपग्रह है, जैसे कुछ चीजें होती नहीं, हम लोग कहते हैं, मैं उतना नहीं जानता लेकिन ऐसे ही मोटा मोटा बता रहा हूं, आप लोग समझें कि बहुत सारा अंतरिक्ष में कचरा जमा हुआ है, यहाँ से जो भी भेजा जाता है वो जब अपना काम ऑर्बिट में पूरा कर लेता है तो वहीं कहीं घूम रहा होता है। अरविंद केजरीवाल वही है। लॉन्च करके भेजा गया था मिशन भारत में, लेकिन यहाँ लैंड किया, ये रोवर वोवर चांद पे ऐसे ही पड़े होंगे ना अपना काम करने के बाद। तो ये भारतीय राजनीति में उसी तरीके से कोई रोवर ओवर टाइप का जो भेजा गया था वो पड़ा हुआ है। जब कभी कभी इसका सोलर जो है वो दिल्ली नाम के एक नगर पालिका की सत्ता से चार्ज हो जाता है, पंजाब में जो है कुछ ऐसे जो अलगाववादी तत्व हैं उनके साथ मिलकर चार्ज हो जाता है, तो थोड़ा बहुत खड़बड़ा रहा है। और इसीलिए इन्हीं 10 सालों में कभी खड़बड़ाता है, कभी बिखरता है, और कभी तेवर के मूड में आ जाता है। तो ये बना रहेगा, पहले तो मैं ये कहूं। अब ये अंतरिक्ष कचरा बना रहेगा भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में, ये भारत की राजनीति में लैंड कराया गया एक कचरा है जो पड़ा तो रहेगा भाई साहब। आप इसके खात्मे की बात मत करिए, ये खत्म नहीं होगा। मोहल्ले की नालियां खत्म हो जाएंगी तो मोहल्ला बज बजाएगा साहब। इसलिए बज बजाती नालियां बहुत जरूरी हैं। तो ये रहेगा भारत की राजनीति में। हाँ, इसने एक काम किया है, अच्छा किया है कि खराब किया मैं नहीं जानता। भारत में अगले शताब्दियों तक कोई नया राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने का कोई
संभावना इस व्यक्ति ने समाप्त कर दिया। हाँ, इसने जी, रास्ते सही है, बंद कर सही। दिए। जी, इसने बाबा आंदोलन जी के रास्ते कई सालों के लिए बंद कर दिए। केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा वो एक अलग बात है, पर केजरीवाल ने जो मॉडल छोड़ा है, जो विश बेल भारत में उपजा दी है, एक फ्री की बिजली की और इस तरीके की, जिसको राहुल गांधी भी मॉडल अडॉप्ट करते हैं। और अच्छा, तो कहने का मतलब बस इतना है कि यह चर्चा बड़ी आवश्यक है कि, और ये भविष्य में हम करेंगे, कि ये मान लीजिए स्वयं नहीं रहता है, लेकिन जो विचार ये छोड़ के जा रहा है और समाजवाद को वापस से इसने प्रतिस्थापित किया इसी भारतीय राजनीति में, और हर पार्टी अब उसी मॉडल पे जा चुकी है कि फ्री का देना है, ये करना है, वो करना है, और कहीं कहीं ना कहीं ये भाजपा की भी मजबूरी हो जाती है। खैर, कार्य करती है भाजपा, आपने बताया धीरे धीरे संरचना कार्य करती है। तो मुझे लगता है कि एक अपना आप क्लोजिंग कमेंट हमें दें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, धैर्य में और भाजपा में और आम आदमी पार्टी मॉडल में। सफलता दिख रही है, असफलता भी दिख रही है, और इनका मायने क्या है भारत की राजनीति में? हाउ डज दे मैटर, हाउ डू दे मैटर डिफरेंटली? सर देखिए, एक तो जैसा अभी अवनीश भाई कह गए ना कि इन्होंने, ये आंदोलन से उपजे हुए लोग थे, आंदोलन से उपजी हुई एक राजनीतिक पार्टी थी। भारतीय जनता को तो अंदर की कहानी मालूम नहीं थी, वो तो इसको एक रोल मॉडल समझ के लेके आई थी ना राजनीति में। और सर वो रोल मॉडल तो जो पहले से मौजूद राजनीतिक दल थे और एलिमेंट्स थे, उनसे कहीं ज्यादा घिनौना निकला। तो एक तो ना सर, इसने भारतीय राजनीति में एक बड़ा निराशा का माहौल पैदा किया। और अभी इसमें जो लेटेस्ट प्रकरण, जो ये स्वाति मालीवाल वाला हुआ है, इसने भारतीय राजनीति के माहौल को और ज्यादा घिनना दिया। अब तक तो इसमें जो सिर्फ भाई पैसे के भ्रष्टाचार को लेके ना बातें होती थी, सर अब तो ये स्लीजी हो गया है। स्वाति मालीवाल जैसे एलिमेंट्स और उनका, घर की महिला भी इन्वॉल्व है ना सर? हाँ, और उसमें फिर घर की महिला इन्वॉल्व हो गई। और ये पूरा जो ये जो घिनौना प्रकरण हुआ, ये घर के अंदर हुआ ना। तो अच्छा, घर में भी, इट वाज नॉट अ प्राइवेट रेजिडेंस, सीएम हाउस में ये हो रहा है। तो सर सीएम हाउस में एक मतलब स्लीजी, सर घर में बच्चे भी तो होंगे इसके। जो भी रहा हो सर, एक बात बताइए ना। सबसे पहली बात, सीएम हाउस में परिवार के बीच में पति पत्नी दोनों मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है वहां पे। ऐसी क्या बातें हुई होंगी, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ होगा कि एक पीए से एक मुख्यमंत्री और उसकी पत्नी मारपीट करते हैं और उसमें फिर पुलिस की नौबत तक आ जाती है। सर आप बताइए कि आपको भारतीय राजनीति में इससे ज्यादा घृणित प्रकरण पिछला और कौन सा सुनाई देता है? एक गेस्ट हाउस कांड था सर। खैर अब वो क्या कहा जाए, वो भी ऐसा नहीं था। पारिवारिक, उसमें पारिवारिक गंदगी नहीं थी, वो प्योरली राजनीतिक था, पॉलिटिकल। वो पॉलिटिकल था सर। और उसमें सर स्लीजीपन नहीं था, वो स्लीजीपन नहीं था वहां पे, उसमें स्लीज नहीं थी। स्लीज के लिए मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि जो क्या शब्द, अब दर्शक खुद खोज लेंगे। हटाइए सर, छोड़िए, क्या ही शब्द है कि बात उसको करें। हम नहीं कर पा रहे। मतलब इन्होंने, तो आज इन्होंने सीएम हाउस को रेड लाइट एरिया के उन जगहों से भी बदतर बना दिया इस प्रकरण ने। सर सबसे बड़ी निराशा की बात यह है, सर आपने बार बार कहा कि ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ डीप स्टेट, और डीप स्टेट ने क्या चुना है, क्या नगीना दिया है, क्या पाला पोसा, क्या बढ़ाया, क्या बेहतरीन जो है हमारे सामने भारतीय एक का को सामने रखा। और क्या ही कहें कि चलिए, अच्छी बात यह है कि इसका पटाक्षेप हुआ, पतन हुआ, और बड़े सही समय पे हुआ। 2024 में मोदी जी वापस आ रहे हैं, साथ में साथ इसका अपना पतन भी सामने सामने दिख रहा है, जो कि बड़ा आवश्यक है बढ़ते भारत के लिए, भारत के अमृतकाल के लिए। ऐसे लोग का गायब हो जाना भी बड़ा जरूरी है।
देयर एब्सेंस इज रिक्वायर्ड। एनी व्हिच वेज, थैंक यू बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दिया। मनीष सर का भी धन्यवाद। और केजरीवाल, आम आदमी पार्टी मॉडल, भाजपा मॉडल, जो आपकी बात है, वो पैरेलल्स पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।